Hello friends, welcome to our channel Study Addictive. This is a lecture series of Indian polity from M Lakshmikant. Myself is Umesh. और ये जो वीडियोस हैं इंडियन पॉलिटी की आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस एज वेल एज अदर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप स्टडी एडिक्टिव उमेश ये जो चैनल रहता है इसको सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को भी जो प्रेस कर लें ताकि मेरी बनाई हुई हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक जो है सबसे पहले पहुंच जाए। इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स के साथ साथ हम एमसीक्यूज भी जो है आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो भी हम टॉपिक्स कवर करते हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपके जो है कवर हो रहे हैं ताकि एग्जामिनेशन में 15 से 20 क्वेश्चन जो पॉलिटी में आएंगे उनको जो आप सही ढंग से जो अटेम्प्ट करें। और ये लेक्चर सीरीज आपको जो है प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन में जो है बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो कीप वॉचिंग। दिस इज अ पार्ट 8 जो रहता है हमारे पास चैप्टर 7 जो रहता है इंडियन पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स का, उसका ये पार्ट 8 है। काफी बड़ा ये चैप्टर है। लास्ट लेक्चर में हमने जो है आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हमने मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे अफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स एंड प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। इन दो टॉपिक्स के ऊपर हम डिटेल में जो है इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। तो कुछ एक फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों को इफेक्ट करने से रिलेटेड ये जो आर्टिकल है, देखिए जो आर्टिकल 35 है ये बोलता है कि जो पावर जो रहेगी, जो कानून बनाने की शक्ति रहेगी विद रिगार्डिंग टू द फंडामेंटल राइट्स, ये सिर्फ और सिर्फ जो पार्लियामेंट के पास रहेगी। स्टेट लेजिस्लेटर जो है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, हमारे मौलिक अधिकारों से रिलेटेड किसी भी तरह के कानून नहीं बना सकते हैं। ये आर्टिकल 35 बोलता है सिंपल लैंग्वेज में कि जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कानून बनाने की जो शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे संसद के पास है, हमारी पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लेजिस्लेटर जो रहते हैं, हमारे राज्य की जो विधानसभाएं रहती है, वो जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो है कानून नहीं बना सकती हैं। देखिए इस प्रोविजन को ऐड करने का सबसे बड़ा काम ये था कि इसमें एक पक्का किया गया, इंश्योर किया गया कि एक यूनिफॉर्मिटी जो है रहनी चाहिए थ्रू आउट द कंट्री फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। अगर मान लीजिए ये प्रोविजन नहीं होता तो ऐसा होना था कि एक स्टेट मान लीजिए यूपी है, यूपी में जो है नागरिकों को कुछ और फंडामेंटल राइट्स होने थे, कुछ और मौलिक अधिकार होने थे, और किसी एक स्टेट में जो है जो मौलिक अधिकार यूपी में है वो जो है नहीं होने थे। मान लीजिए मध्य प्रदेश, मान लीजिए वहां पर नहीं होने थे, तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी थी। तो एक एज अ नेशन ये चीज जो है एक अच्छी नहीं होनी थी, इसलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने इस प्रोविजन को डाला ताकि एक यूनिफॉर्मिटी, एक समानता जो है मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो है पूरी कंट्री में रहे और एज अ सिटीजन जो है सबके लिए जो है सेम फंडामेंटल राइट्स जो रहे, जो एक सिटीजन जो है एंजॉय करते हैं एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में सेम मौलिक अधिकार जो है सभी नागरिक हमारे जो है एंजॉय करें। इसके लिए जो इस आर्टिकल 35 को जो डाला गया है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपने समझना है कि जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कानून बनाने की शक्ति है वो जो आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है वो जो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेटिव के पास नहीं है। तो किसी भी तरह का कानून है, चाहे नेचर किस तरह का हमारा नेचर होगा फंडामेंटल राइट्स का, या किस तरह की पनिशमेंट उनमें दी जाएगी, उनकी इन्फ्रिंजमेंट के लिए, उनके उल्लंघन होने पे किस तरह की पनिशमेंट जो है दी जाएगी, वो सारे के सारे कानून बनाने की शक्ति जो हमारी जो है पार्लियामेंट हमारी संसद के पास है। आर्टिकल 35 देखिए पार्लियामेंट को जो है पावर देता है। देखिए यहाँ पे क्लियरली बोला गया कि स्टेट लेजिस्लेटर के पास ये पावरें नहीं होगी। तो आर्टिकल 35 के तहत जो पार्लियामेंट जो रहती है उनके पास जो है पावरें रहेंगी विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग मैटर्स। चाहे मैटर है आपके आर्टिकल 16 में जो दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 16 जो है प्रिस्क्राइबिंग करना रेजिडेंसी की कंडीशन। मान लीजिए कि सर्टेन एम्प्लॉयमेंट में हमें रेजिडेंसी की कंडीशन चाहिए। मान लीजिए कुछ एम्प्लॉयमेंट हमारी ऐसी होती है कि रूरल एरियाज या ट्राइबल एरियाज में होगी, तो ट्राइबल लोगों के या किसी लोकल प्लेसेस के डिस्टिंक्ट कस्टम्स को या वहाँ की लैंग्वेज को जानने वालों की कंडीशन भी जो है किसी पब्लिक रिक्रूटमेंट में जो हो सकती है। तो ऐसी कोई भी इससे रिलेटेड जो है रेजिडेंसी की कंडीशन जो है किसी प्लेस की बनाने की पावर जो पार्लियामेंट के पास है। दूसरा आर्टिकल 32 के तहत जो किसी अन्य अदर कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी अदर कोर्ट को जो है रिट इशू करने की या डायरेक्शन ऑर्डर इस रिस्पेक्ट में इशू करने की या रिट्स इशू करने की पावर जो पार्लियामेंट ही किसी अदर कोर्ट को दे सकती है। लेकिन सो फार पार्लियामेंट ने इस पावर का यूज नहीं किया है और सिर्फ हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हाई कोर्ट अंडर द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिट इशू जो है कर सकते हैं। और आर्टिकल 33 के तहत जैसे जो भी रेस्ट्रिक्शन या एब्रोगेशन जो होती है एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की विद रिस्पेक्ट टू अवर आर्म फोर्सेज, जो भी हमारी आर्म फोर्सेज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है या पुलिस फोर्सेज जो रहती हैं, इनके ऊपर जो है कुछ एक फंडामेंटल राइट्स जो लागू नहीं होते हैं और कुछ मौलिक अधिकारों के ऊपर जो है
आर्म फोर्सेज के लिए जो प्रतिबंध होता है, सारे के सारे मौलिक अधिकार इनके ऊपर लागू नहीं होते हैं, तो ये सारी की सारी पावरें भी जो है पार्लियामेंट के पास है इनसे रिलेटेड भी कानून बनाने की। और इंडेमनीफाई होता है किसी प्रकार की कंपेंसेशन हर्जाना या किसी प्रकार की इम्यूनिटी जो है प्रदान करना गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, जो कि किसी एरिया में जो है मार्शल लॉ की इन्फोर्समेंट के लिए जो वर्क कर रहे होते हैं अंडर द आर्टिकल 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा देखिए रहता है कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के ही पास पावर रहेगी लॉ बनाने की विद रिस्पेक्ट टू दी अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी देखिए हमारे पास आर्टिकल 17 का पार्ट है, तो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड किसी प्रकार के कानून बनाने की शक्ति जो हमारे पार्लियामेंट के पास है। फिर ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर अंडर द आर्टिकल 23, ये भी जो है हमारी पार्लियामेंट के पास ही जो है इस रिलेटेड जो पावर रहेगी। थर्ड जो रहता है देखिए अंडर द आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि किसी भी प्रकार का कानून जो कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमारे कंट्री में जो फोर्स है, देखिए जब हमारे देश आजाद हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, दो सेपरेट जो है कंट्रीज उस टाइम बनी, इंडिया और पाकिस्तान। तो जो इंडिया जो हमारी कंट्री बनी, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है गठित होती है और उसके द्वारा जो है 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान तैयार किया जाता है और 26 जनवरी 1950 को जो उसे जो लागू कर दिया जाता है। लेकिन संविधान जो है हमारे जो 26 जनवरी 1950 से जो लागू हुआ या जो जिसने काम करना शुरू किया, उससे पहले से भी बहुत सारे जो है कानून जो है हमारी कंट्री में जो एग्जिस्ट करते थे, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है बनाए गए थे। जैसे कि हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ा, जैसे रेगुलेटरी एक्ट 1773 है, बहुत सारे कानून है, उनके प्रोविजन थे। तो कुछ एक कानूनों को जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो एब्रोगेट कर दिया, उनको समाप्त कर दिया। लेकिन कुछ एक कानूनों को जो है उन्होंने जो है एक्सेप्ट भी कर लिया, जैसे एपिडेमिक डिजीज एक्ट है 1897 का। इस तरह से बहुत सारे कानून जो ब्रिटिश इरा के हैं, जैसे आईपीसी है, इस तरह के बहुत सारे कानून है जो हमारी कंट्री में आज भी जो है इन्फोर्स जो है किए गए हैं बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इन सब कानूनों को जो कि ऊपर दिए गए मैटर, किसी भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ऐसे कोई कानून थे जो संविधान के लागू होने से पहले के हमारी कंट्री में जो चले हुए हैं, इनको अल्टर करने की या इनको रिपील करने की जो है या इनको अमेंड, इनमें संशोधन करने की पावर जो है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को जो है दी गई है अंडर द आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि स्टेट लेजिस्लेटर ऐसे कोई भी प्री एग्जिस्टिंग जो लॉज थे 1950 से पहले जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे, उनको अल्टर नहीं कर सकते हैं, उनको रिपील या अमेंड नहीं कर सकते हैं। अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, रिपील का मतलब होता है उसे पूरी तरह से ये खत्म कर देना, और अमेंड का मतलब होता है उसमें किसी तरह का संशोधन करना। तो ये जितनी भी ये जैसे ये जो पावर है, ये सिर्फ और सिर्फ जो पार्लियामेंट को दी गई है। तो कोई भी प्री एग्जिस्टिंग जो लॉ था 1950 से पहले, जो कि अब स्पेसिफिक जो प्रोविजंस है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो हमने डिस्कस किया अंडर द आर्टिकल 35, उनमें चेंजेस करने की सिर्फ और सिर्फ पावर जो है पार्लियामेंट को ही दी गई है। और एक बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, देखिए जो हमारी 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें जो है पावर्स जो है हमारी यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड की गई है बाय द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर सिर्फ सेंटर ही लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट बना सकते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर स्टेट एज वेल एज सेंटर जो लॉ बना सकते हैं। फ्यूचर चैप्टर में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 35 ने क्लियरली इस चीज को भी बोला हुआ है कि जो आर्टिकल 35 के तहत जो पावर जो पार्लियामेंट को दी गई है, वो जो है ऐसे मैटर्स के ऊपर भी जो है लागू होती है जो स्टेट लिस्ट। मान लीजिए कोई मैटर ऐसा है जो स्टेट लिस्ट में है, लेकिन स्टेट जो है और वो जो है फंडामेंटल राइट्स को जो अफेक्ट कर रहा है किसी तरीके से, तो स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती है अपने लिस्टेड जो पावर्स हैं इनके पास स्टेट लिस्ट के अंदर, उसके तहत कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिससे जो है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार जो है किसी भी सिटीजन के जो अफेक्टेड होते हो। अगर ऐसा कोई स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में जो है कानून सिर्फ और सिर्फ जो है पार्लियामेंट ही बना सकती है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम बोले, चाहे मैटर स्टेट लिस्ट का है, चाहे कॉन्करेंट लिस्ट का है, चाहे यूनियन लिस्ट का है, अगर वो किसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को अगर अफेक्ट करता है तो उस पर कानून बनाने की शक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ जो पार्लियामेंट को दी गई है। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड किसी प्रकार के कानून हमारी जो स्टेट लिस्ट नहीं बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट जो किसी प्रकार का जो कानून जो है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड नहीं बनाती है, ये आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बोलता है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया ताकि एक समानता जो है पूरी की पूरी कंट्रीज में जो है मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो है लाई जा सके, इसलिए जो इस कानून इस प्रोविजन को जो आर्टिकल 35 को जो है इंसर्ट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट पोजीशन जो क्या रहती है राइट टू प्रॉपर्टी की, जो संपत्ति का अधिकार है उससे रिलेटेड क्या प्रेजेंट पोजीशन रहती है। तो देखिए जो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, और राइट टू प्रॉपर्टी जो है अंडर द आर्टिकल 19(1)(f) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट जो है मौलिक अधिकार जो है बनाया गया था। लेकिन बाद में क्या होता है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 होती है और ये जो है अबॉलिश्ड कर देती है, हटा देती है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से। यानी कि इन प्रेजेंट ये जो संपत्ति का अधिकार है ये हमारी कंट्री में, हमारे देश में जो है मौलिक अधिकार नहीं है। आर्टिकल 31 देखिए क्या बोलता था
सबसे पहले आर्टिकल 19(1)(f की बात करते हैं। तो आर्टिकल 19(1)(f जो है ग्रांटेड करता था हर एक सिटीजन को राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। और जो आर्टिकल 31 था वो जो ग्रांटेड करता था एवरी पर्सन को, वेदर सिटीजन और नॉन सिटीजन, देखिए सिटीजन के लिए भी लागू था और फॉरनर्स के लिए भी लागू था, राइट अगेंस्ट डेप्रिविएशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी से, उसकी संपत्ति से उसको जो है नहीं हटाया जा सकता था। और ये बोलता था कि किसी भी पर्सन को जो है उसकी प्रॉपर्टी से हटाया नहीं जा सकता है एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि लॉ कानून के अनुसार ही आप किसी पर्सन को जो है उसकी प्रॉपर्टी से जो हटा सकते थे। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट था, जिस कारण लैंड एक्विजिशन या गवर्नमेंट को जो है डेवलपमेंट वर्क्स करने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए बाद में जो है 44th जो है संवैधानिक जो है संशोधन होता है 1978 में, और ये जो है खत्म ही कर देता है राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट, और ये जो हटा देता है आर्टिकल 19(1)(f को और आर्टिकल 31 को जो है हमारे संविधान से। और ये जो है एक और जो है एक आर्टिकल जो है इंसर्ट करता है, आर्टिकल 300A। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मेमोराइज कर लीजिए आप। आर्टिकल 300A जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 जो है इंसर्ट करता है इन पार्ट 12th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसकी हेडिंग है राइट टू प्रॉपर्टी। तो देखिए अब फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे जो है पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 है, लेकिन ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये जो है किसी अलग पार्ट में इसको फंडामेंटल राइट ना रख के इसको एक पार्ट सेकंड और आर्टिकल 300A में जो इसको डाल दिया गया। तो इन प्रेजेंट हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये एक लीगल राइट है, एक वैधानिक जो है अधिकार है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक राइट है, बट नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। तो ध्यान रखिए इन प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी जो है इंडिया में एक लीगल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। और राइट टू प्रॉपर्टी जो है पार्ट नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि पार्लियामेंट जो इसको अमेंड कर सकती है। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये है, ये केशवानंद भारती केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी थी कि पार्लियामेंट के पास जो पावर जो रहती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्लियामेंट को पावर नहीं देती है कि वो जो है बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो रहता है हमारे पास, ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। डिफरेंट वर्डिक्ट्स के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है बताया हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। ये जो डिफरेंट वर्डिक्ट्स के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है, जैसे जुडिशियल रिव्यू है या हमारी परमिएबल है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। हमारा फेडरलिज्म है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव है। तो इस तरह से जो प्रोविजन जो है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का जैसे चैप्टर आएगा उसमें हम इन डिटेल इनको जो डिस्कस करेंगे। अब देखिए राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर जो है लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो है पार्ट 12 में अंडर द आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बनाकर जो है क्या क्या उसकी इंप्लीकेशन हुई, इंप्लीकेशन होता है क्या क्या उसके प्रभाव रहे या फ्यूचर में क्या क्या उसके हमें जो है प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इससे देखिए उसके बाद क्या हुआ, अब जो है हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो जो है रेगुलेटेड नहीं किया जाता है, इसको ये जो है कर्टेल्ड किया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है, एब्रिज्ड भी किया जा सकता है या मॉडिफाइड किया जाता है विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय एन ऑर्डिनरी ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए अगर राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होता तो उसको अमेंड करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़नी थी, और संवैधानिक संशोधन के लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले जो है बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाता है इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उसके बाद वो जो है उस हाउस में जो 2/3 मेजोरिटी के द्वारा पास होना चाहिए, फिर वो जो दूसरे हाउस में जाएगा, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा। मान लीजिए लोकसभा ने 2/3 मेजोरिटी से जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को जो पास कर दिया, तो 2/3 मेजोरिटी से ही वो जो है राज्यसभा में भी जो पास होना चाहिए। उसके बाद वो जो है एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए जाएगा। पहले ऐसा होता था कि प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को जो है असेंट दे भी सकता नहीं भी दे सकता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 प्रेसिडेंट जो बाउंड रहता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को जो है प्रेसिडेंट हैव टू मस्ट गिव हिज असेंट, यानी प्रेसिडेंट को जो है उस पर असेंट देनी ही होती है, वो उसमें असेंट देने से मना नहीं कर सकते हैं। तो ये काफी बड़ा प्रोविजन होता है। जबकि ऑर्डिनरी लॉ का ऐसा होता है कि ऑर्डिनरी लॉ जो है बाय सिंपल मेजोरिटी, ऑर्डिनरी लॉ जो है सिंपल मेजोरिटी से जो है दोनों हाउसेज में जो है पास होना चाहिए। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि 1/2 और मोर के द्वारा जो पास होना चाहिए बहुत हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। और ऑर्डिनरी बिल का ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट जो उस पर असेंट दे भी सकता है या विथहोल्ड भी कर सकता है अपनी असेंट को, या दोबारा से हाउस में भी भेज सकता है उसको फॉर कंसिडरेशन। तो ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, ऑर्डिनरी लॉ से रिलेटेड चीजें हैं, ये आगामी चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसकी एक और इंप्लीकेशन जो ये रही कि लीगल राइट होने की वजह से ये हमारी जो राइट टू प्रॉपर्टी जो रहता है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो प्रोटेक्शन है उसको एग्जीक्यूटिव एक्शन से जो बचाता है, लेकिन लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं बचाता है ये। अब अगर राइट टू प्रॉपर्टी का हनन भी होता है तो जो हमारे जो नागरिक हैं वो जो है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
फॉर इट्स इन्फोर्समेंट। लेकिन ये जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मैंने आपको एमसीक्यूज की वीडियोस में भी अभी रिसेंटली बताया था कि जो हाई कोर्ट है वो जो है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज इन्फोर्समेंट ऑफ अदर राइट्स, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, लीगल राइट्स है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स भी है कुछ एक, ह्यूमन राइट्स भी है कुछ एक, उनकी इन्फोर्समेंट के लिए जो है हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं और हाई कोर्ट जो है रिट इशू कर सकते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज एनी अदर पर्पज के लिए। अब जब से जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो लीगल राइट बना हुआ है, तो किसी भी प्रकार की गारंटेड नहीं है कि आपको जो है कंपनसेशन, आपको जो है उसका जो है मुआवजा या जो भी खजाना जो उसका रहता है आपकी प्रॉपर्टी का, कंपनसेशन रहती है इन केस ऑफ एक्विजिशन, अगर उसका जो है अधिकरण जो है सरकार करती है, तो ये अब कंपल्सरी नहीं है, ये गारंटी नहीं है अब इसमें कि आपको जो है आपकी प्रॉपर्टी से हटाने के लिए जो है कंपनसेशन दी जाए। तो ये जो है इसकी इम्प्लीकेशंस है, इन्हीं इम्प्लीकेशंस को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट ने एक और एक्ट लाया हुआ है राइट टू फेयर कंपनसेशन का, उसको भी हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी को जो है फंडामेंटल राइट से रिमूव करके पार्ट 12 आर्टिकल 300A में जो डाल के जो लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है बना दिया गया। लेकिन स्टिल जो हमारा जो पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स का फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, इसमें जो है राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है 2 प्रोविजन जो है रहते हैं, जिसमें जो है राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन और रिक्विजिशन जो रहता है ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट, उसमें दिए गए हैं। तो ये 2 प्रोविजन कौन से हैं? पहला प्रोविजन रहता है ये जो आर्टिकल 30 में जो प्रोविजन है जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा डाला गया है। इसमें बोला गया है कि जब भी स्टेट जो एक्वायर्स करेंगी, जब भी सरकार जो है अधिकरण करेंगी प्रॉपर्टी जो रहती है, संपत्ति जो रहती है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, अल्पसंख्यकों की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उस केस में इनको जो है फेयर कंपेंसेशन जो इनको जो प्रोवाइड करना पड़ेगी। और दूसरा रहता है कि जब स्टेट जो है गवर्नमेंट जो है एक्वायर करेगी लैंड हेल्ड बाय अ पर्सन अंडर हिज पर्सनल कल्टीवेशन, और कोई पर्सनल कल्टीवेशन, कोई पर्सनल खेती उसके ऊपर कर रहा है और विद इन द स्टैट्यूटरी सेलिंग लिमिट में है। देखिए डिफरेंट लैंड सेलिंग एक्ट जो है सरकार ने जो है लाए हुए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये आर्टिकल 31A में जो है ये दिया गया है। तो इस केस में भी जो सरकार को जो है कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगी। देखिए जो आर्टिकल 30 में जो प्रोविजन डाला गया है कि जब जो स्टेट जो है एक्वायर्स करेगी प्रॉपर्टी माइनॉरिटी एजुकेशन, तो उस केस में इनको जो है कंपनसेशन जो है देनी पड़ेगी। ये जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जो है ऐड किया गया था। और ये जो आर्टिकल 31A में जो है प्रोविजन रहता है कि अगर किसी पर्सन की पर्सनल कल्टीवेशन में जो लैंड है विद इन स्टैट्यूटरी सेलिंग लिमिट्स ये है, तो इस केस में कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगी। ये 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है इन 1964 ये जो प्रोविजन जो है ऐड किया गया। फर्दर कुछ जो आर्टिकल्स रहते हैं हमारे पास 31A, 31B और 31C, ये जो है कुछ एक्सेप्शन जो है प्रोवाइड करते हैं मौलिक अधिकारों से। इनको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो लैंड रिफॉर्म्स जो रहते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, उससे रिलेटेड आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। आप इन डिटेल इनको जो है ऑनलाइन सर्च करके या किसी बुक में पढ़ सकते हैं। तो उसका देखिए आंसर लिखने का सिंपल सा तरीका उसमें है कि फर्स्ट हेडिंग आप उसमें दे दीजिए कि जो लैंड रिफॉर्म्स तो दिए गए, तो उसमें अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज हुई थी, यानी कि जो भी जमींदार वगैरह है उनको सरकार ने अबॉलिश किया हुआ था। जो भी बिचौलिए होते थे जो कि लोन वगैरह देते थे उनको अबॉलिश किया। दूसरा जो टीनेंट्स थे उनको लैंड दे दिया गया, जैसे हिमाचल में जो एचपी लैंड टेनेंसी एक्ट 1974 है। फिर तीसरा आप इसमें दे दीजिए कि एक सीलिंग जो है गवर्नमेंट ने जो है लैंड के ऊपर डाली हुई है। जैसे हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, हिमाचल प्रदेश में जो एचपी लैंड सीलिंग एक्ट है, जिसमें हम जो है सिर्फ और सिर्फ जो 10 एकड़ तक जो है कल्टीवेटेड लैंड रख सकते हैं, जो कि 2 फसलें जो है साल में देती हैं। और दूसरा इसमें 15 एकड़ तक हम जो है कल्टीवेटेड लैंड अपने पास रख सकते हैं, इरिगेटेड लैंड रख सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फसल देता है। 10 एकड़ तक मैंने बोला इरिगेटेड लैंड जिसमें 2 फसलें साल की होती है, 15 एकड़ तक जो है लैंड जिसमें इरिगेटेड लैंड सिंचाई वाला एरिया जिसमें एक ही फसल होती है, और 30 एकड़ तक हम रख सकते हैं अन इरिगेटेड लैंड। और ट्राइबल एरियाज जो रहते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के, जैसे पांगी, लाहौल और भरमौर है, वहां पर 70 एकड़ तक जो आप जो है लैंड रख सकते हैं। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में एचपी लैंड सीलिंग जो है अप्लाई होता है इस तरह से। बाकी लैंड रिफॉर्म्स की अगर हम और बात करें तो डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है। लैंड रिकॉर्ड्स का लगातार जो है ऑनलाइन कंप्यूटरीकरण जो है किया जा रहा है। लैंड सेटलमेंट जो है डिजिटाइज्ड हो रही है, कंप्यूटर्स और ईटीएस मशीन की सहायता से हो रही है। तो इस तरह से ये जो है लैंड रिफॉर्म्स जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारी कंट्री में जो किए गए हैं, इन डिटेल आप इनको जो स्टडी कर सकते हैं। और एक चीज आपने ध्यान में रखना, जो लैंड है ये जो है स्टेट लिस्ट में आता है। जो 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो लैंड जो है स्टेट लिस्ट में, एग्रीकल्चर भी स्टेट लिस्ट में, लेबर आप ध्यान रखें लेबर कॉन्करेंट लिस्ट में है, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्करेंट लिस्ट में है, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, फॉरेस्ट हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो इस तरह से ये प्रोविजन हम जो है नेक्स्ट आगामी लेक्चर में जो है इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे।
अब देखिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 हुआ, सरकार ने जो है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से जो है लीगल राइट बना दिया अंडर द आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन उसके बाद देखिए सिटीजन्स के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ जो है उनके लैंड से रिलेटेड या उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है किसी प्रकार का गलत व्यवहार ना हो जाए या उनको उनकी प्रॉपर्टी से जो है बिना फेयर कंपेंसेशन दिए जो वंचित ना किया जा सके, इसके लिए हमारी सरकार ने 2013 में एक एक्ट लाया। इस एक्ट का नाम है राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। तो इसके देखिए मेन जो फीचर्स जो है मैंने इसमें डिस्कस किए हुए हैं, इन डिटेल आप जो है इसको जो है गूगल पे सर्च करके जो पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 का रहता है, ये जो एक्ट रहता है हमारे इंडियन पार्लियामेंट का, ये जो रेगुलेट्स करता है लैंड एक्विजिशन और ले डाउन करता है प्रोसीजर जो कि फॉलो करने हमने और रूल्स वगैरह ये जो है बताता है जो कि हमने फॉलो करना है ग्रांटिंग कंपेंसेशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट ऑफ द अफेक्टेड पर्सन इन इंडिया। इस एक्ट ने जो रिप्लेस कर दिया लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894 का, जो कि 120 ईयर ओल्ड ये जो एक्ट था। तो देखिए इसके मेन फीचर ये है कि जब भी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि पब्लिक पर्पज के लिए जो है लैंड लिया जा रहा है, तो इसमें कंसेंट जो है लैंड ऑर्डर की जो है रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये एक्ट बोलता है कि अगर पब्लिक पर्पज के लिए किसी भी पर्सन का अगर लैंड अगर सरकार ने लेना है तो उसमें पर्सन की कंसेंट जरूरी नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट लगना है या प्राइवेट कंपनीज ने कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो उस केस में जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनकी एटलीस्ट 80% लोगों की जो है कंसेंट जो उसमें आवश्यक है। अगर मान लीजिए वहां पर पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट का मतलब उसमें कुछ शेयर गवर्नमेंट का होगा, कुछ प्राइवेट सेक्टर का होगा, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है तो वहां पर एटलीस्ट 70% अफेक्टेड फैमिलीज की जो है कंसेंट सम्मति की आवश्यकता है लैंड एक्विजिशन भूमि के अधिग्रहण से पहले। इस एक्ट में देखिए एक अर्जेंसी क्लाउज जो है एक जो है डाली गई है, जिसमें जो एक्सपीरियड जिसमें जो और जो है तेज किया जाता है लैंड एक्विजिशन को। अर्जेंसी क्लाउज इसलिए डाली गई है, मान लीजिए कोई हमारे नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है कोई पर्पस है उसके लिए लैंड एक्विजिशन करना है, तो इसमें जो है फास्ट भी जो है लैंड एक्विजिशन जो है की जा सकती है, काफी तेज लैंड एक्विजिशन हो सकती है। या मान लीजिए हमने रिहेबिलिटेशन करना है अफेक्टेड पर्सन का जो कि नेचुरल डिजास्टर इमरजेंसी वगैरह किसी भी प्रकार की, उसमें रिहेबिलिटेशन करना, उस केस में जो है गवर्नमेंट जो फास्ट भी जो लैंड एक्विजिशन जो कर सकती है। देखिए कंपनसेशन जो है, देखिए मार्केट रेट्स जो है गवर्नमेंट जो हर साल जो डिसाइड करती है, तो कंपनसेशन जो इसमें दी जाएगी वो 4 टाइम्स दी जाएगी इन केस ऑफ रूरल एरियाज और 2 टाइम्स दी जाएगी इन केस ऑफ अर्बन एरियाज। और इसमें एक प्रोविजन ये भी रखा गया है, मान लीजिए कोई अफेक्टेड इससे आर्टिसन अफेक्ट होते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स अफेक्ट होते हैं, फिशरमैन अफेक्ट होते हैं, तो उनको वन टाइम पेमेंट दी जाएगी चाहे उनके पास लैंड हो या ना हो। अब कुछ किराए पर भी तो रहते हैं ना, तो ऐसे में अगर इस तरह के कोई भी लोग अफेक्टेड होंगे तो उनको वन टाइम जो इसमें जो है पेमेंट दी जाएगी। इन डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आपको इसके मेन फीचर्स लिखने को आते हैं मेन एग्जामिनेशन में किसी में, तो ये मोर देन इनफ है, ये मेन प्रोविजन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने आपसे पहले 2 इंपॉर्टेंट केस डिस्कस किए थे। एक था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मुकेश कुमार केस। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, बल्कि ये जो है ह्यूमन राइट भी है। और इसी को वर्डिक्ट को सही ठहराया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इन विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वेलफेयर स्टेट में जो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ह्यूमन राइट है। तो हम बोल सकते हैं कि इन प्रेजेंट हमारी कंट्री में राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो एक लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ह्यूमन राइट है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए जो है यूजफुल जो है वीडियोस जो है लाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बिकॉज वी राइज बाई लिफ्टिंग अदर्स। हमें दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।